नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। न्यूज राउंडअप में खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का बिल झटका दे सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को अप्रैल से बिजली की दरें 6% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी ने इसके पीछे 44,814 करोड़ रुपए के सालाना राजस्व की जरूरत बताई है। विद्युत नियामक आयोग अगर इस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो नए वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। वहीं आयोग ने इसी महीने मार्च तक के लिए बिजली की दरें 1.98% बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इस बात को अभी महीना भर भी नहीं हुआ कि फिर आयोग के सामने बिजली बिल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तांडव वेब सीरीज को लेकर विरोध लगातार जारी है। हम आपको अलग अलग विरोध की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुरैना की है, जहां हिंदू जागरण मंच ने सिटी कोतवाली थाने में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ आवेदन दिया। हिंदू जागरण मंच ने कहा कि वेब सीरीज में देवी देवताओं का मजाक बनाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। दूसरी तस्वीर धार की है, वहां निर्देशक, कलाकार और लेखक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की गई। ऐसी दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। सभी ने कार्रवाई की मांग करते हुए आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह का मामला आने पर संगठन उग्र आंदोलन करेगा। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जबलपुर के रांझी इलाके में बड़ा पत्थर के नारायण ऑयल स्टोर में दबिश दी, जहां 2.5 क्विंटल नकली घी सहित घी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चा सामान जो है और साथ ही केमिकल बरामद किया गया। बताया जाता है कि आरोपी विष्णु गुप्ता कई साल से नकली घी बना रहा था। वहीं सोयाबीन, डालडा और देशी घी के एसेंस मिलाकर नकली घी को दुकानों में 130 से 150 रुपये प्रति किलो बेचता था। दूसरी ओर क्राइम ब्रांच ने नकली ब्रांड के टीवी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया है। मुकेश सिंह ने कहा है कि अपने यहाँ तो देवता भी शराब पीते थे। उन्होंने कहा कि मैंने मृत्युंजय में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब राजाओं ने घोषणा की थी कि आयुध और शराब निर्माता अपना उत्पादन बढ़ाएं। ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। चौधरी मुकेश सिंह ने कहा, शराब शुद्ध मिले और सीमा में पिए तो कोई नुकसान नहीं है। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। मैंने जो पढ़ी है, मैंने जैसे मृत्युंजय पढ़ी है शिवाजी सावंत जी की, उन्होंने उसमें लिखा है जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो समस्त राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ये घोषणा की कि आयुध निर्माता और शराब निर्माता ये अपना उत्पादन बढ़ाएं। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के बाहर कुछ लोग यूनियन बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। ये लोग विरोध करने वाले लोगों से मारपीट भी करते हैं। पुलिस और आरटीओ की नाक के नीचे ये खेल चल रहा है, लेकिन सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बोरिया गेट के बाहर हर रोज इसी तरह ट्रकों की लंबी कतार लगती है। यहाँ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम पर वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ के ट्रक ड्राइवर से 200 रुपए और दूसरे राज्यों से आए ट्रक ड्राइवर से 500 रुपए तक वसूले जाते हैं। साथ ही इसकी रसीद भी दी जाती है। विरोध करने पर वसूली करने वाले मारपीट करने से भी बाज नहीं आते। वसूली करने वाले एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बीमार ड्राइवर्स का इलाज, खराब आर्थिक स्थिति वालों को इसी मद से मदद की जाएगी। तो इसी राशि से हमारे बहुत से ड्राइवर हेल्पर जो इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका इलाज का व्यवस्था करा रहा हूँ मैं। तो आसपास में हमारे स्कूलों को हम लोग अपनी गोद लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं कि कुछ जो हमारा फंड बचेगा हम उसमें से ये सारे लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट की फिनिश प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग के लिए यहाँ हर रोज सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर पहुँचते हैं, जिनसे खुलेआम वसूली की जा रही है। लेकिन इसकी भनक आरटीओ और पुलिस विभाग को नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले अवैध वसूली को लेकर हुई मारपीट पर पुलिस ने जांच की बात कही है। ऐसा बताया जा रहा है कि
जो आवेदन संबंधी शुल्क है उसको लेकर के कोई बातचीत है तो इसमें दोनों पक्षों को बुला करके बात की जाएगी। आवेदन के आधार पर आगे भी जांच की जाएगी और जो भी विधि सम्मत होगा उसके हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा इस तरह की शिकायत हमारे ऑफिस में या निजी तौर पे हमको नहीं की गई है। अभी आपके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी हम जाँच भी करेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो कहीं पे थाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो थाने की भी कार्रवाई करेंगे इस पर। अवैध वसूली के खिलाफ कई ट्रक एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर नकेल कब कसता है। मनींद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। और बात छत्तीसगढ़ के कारोबारी जगत में किए गए सबसे बड़ी कर चोरी की। रायपुर के कारोबारी चंपालाल जैन और उसके बेटे नमित जैन और अमित जैन ने अपने 5 फर्मों के जरिए फ्रॉड कर प्रदेश की सबसे बड़ी कर चोरी को अंजाम दिया था। इन सब ने दिल्ली से अरबों रुपए के तंबाकू, जर्दा, इलायची, सुपारी, पान मसाला समेत सामान मंगवाया, लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग को एफ फॉर्म के जरिए महज कुछ करोड़ रुपए के माल का मंगवाने की जानकारी दी। इस धोखाधड़ी की जांच हुई, सारे सबूत भी मिले, लेकिन 5 साल बाद भी अब तक ना तो धोखेबाज कारोबारियों पर FIR हुई और ना ही 2.25 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली हो पाई। सवाल है, आखिर क्यों? चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, उसके बेटे नमित और अमित जैन, यही वो 4 नाम हैं जिन पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एक्साइज टैक्स चोरी का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2015 में जब इन चोरों के करतूत का खुलासा हुआ तो राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सख्ते में आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कारोबारी इन सीनाजोरी के साथ भी कर चोरी कर सकता है। न कानून का डर और न कार्रवाई का खौफ। दरअसल 1 सितंबर 2015 को दिल्ली ट्रेड एंड टैक्सेस के ज्वाइंट कमिश्नर ने एक ईमेल भेजकर इसकी जानकारी दी। रायपुर की फर्म आशी और अर्नव के जरिए साल 2013 से 2015 के बीच छत्तीसगढ़ में 176 करोड़ रुपए का जर्दा और पान मसाला बेचना बताया जा रहा था, जो हैरान करने वाला आंकड़ा था। जांच हुई तो पता चला आरोपी कारोबारियों ने 176 करोड़ के माल को केवल 7.71 करोड़ का माल बताकर जबरदस्त कर चोरी की है। ये सारा काम एफ फॉर्म से छेड़छाड़ करके अंजाम दिया गया। इसके बाद सघन जांच हुई जिसमें पता चला कि कारोबारी चंपालाल जैन, उसकी पत्नी विमला जैन, बेटे अमित और नमित जैन ने आशी, अर्नव, आन्या, अनंत और अरिहंत एजेंसी के 58.73 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। साल 2010 और 11 से 2015 और 16 के बीच की गई टैक्स चोरी। इसके बाद विभाग की तरफ से टैक्स चोरी पर ब्याज और पेनाल्टी के रूप में 120.33 करोड़ रुपए और जोड़े गए। 189.07 करोड़ रुपए की देनदारी तय की गई। कर असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान आरोपी कारोबारियों ने लिखित में कबूल किया कि उन्होंने कर अवमंचन के लिए एफ फॉर्म में छेड़छाड़ की है। टैक्स से बचने के लिए कारोबारी दिल्ली से माल मंगाकर हरियाणा में बेचना बता रहे थे, लेकिन हरियाणा भेजे गए ट्रकों की बिल्टी, ट्रांसपोर्टर पेमेंट या माल लोड अनलोड का खर्च नहीं दिख पाया। डैमेज माल और डिस्काउंट के आधार पर भी छूट पाने की कोशिश की, लेकिन उसके दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए। इस मामले में आरोपियों के बैंक खाते सीज करने से लेकर उनकी संपत्तियां तक सीज कर दी गई। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र भी लिखा गया। इन तमाम तथ्यों के बावजूद आज तक न तो आरोपियों पर कोई FIR दर्ज हुई और न ही उनसे 179 करोड़ रुपए की वसूली की गई। हालांकि प्रदेश के वाणिज्यिक मंत्री न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो भी ऐसे प्रकरण हैं उनमें न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई के हम लोग हिमायती हैं और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई सभी प्रकरणों में, कोई एक बात नहीं है, सभी में जिसकी जानकारी आती है वो कार्रवाई होगी। इस मामले में आरोपी हाईकोर्ट तक गए, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद आश्चर्यजनक तरीके से वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने केस के रीअसेसमेंट का आदेश जारी कर दिया और अब इसी के साथ आरोपियों की सीज की गई सारी संपत्तियां और बैंक खाते भी रिलीज कर दिए गए। अब सवाल यह है कि जब 2 बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके हैं, तो फिर ये मौका क्यों?
अब सवाल यही है कि जब दो बार की जांच प्रक्रिया में आरोपी कारोबारियों को बचाव में दस्तावेज जमा करने के सारे मौके दिए जा चुके थे, लेकिन फिर से रीअसेसमेंट की नौबत क्यों आई? सूत्रों की माने तो आरोपियों के सीज बैंक खातों में करीब 38 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन बिना वसूली किए ही बैंक खातों को रिलीज कर दिया गया। इस तरह विभाग के पास आया पैसा फिर से आरोपी के पास चला गया। अभी वाणिज्यिक कर विभाग दलील दे रहा है कि रीअसेसमेंट का ऑर्डर है, इसलिए आरोपियों से कोई वसूली बची नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनसे करीब 170 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बाकी है। इस मामले की लोक आयोग में शिकायत हुई थी, तब वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया था कि आरोपियों पर एफआईआर करवाई जा रही है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन सब के चलते वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई संदेह को जन्म दे रही है। यह भी महज संयोग नहीं है कि 5 साल पहले टैक्स चोरी की सबसे बड़ी वारदात वाले कारोबारियों का सीधा कनेक्शन कोरोना काल में क्वींस क्लब में हुई गैर कानूनी गतिविधियों से भी है। इन आरोपियों का सत्ता के गलियारों में आना जाना है, कहीं इस रसूख का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इधर राजनांदगांव में नई उद्योग नीति और उद्योग से जुड़े विषयों को लेकर उद्यम समागम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री कवासी लखवार और मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। इस सेमिनार के जरिए जिले में उद्योग की संभावना तलाशी गई। मंत्री कवासी लखवार ने कहा कि जिले में उद्योग की अपार संभावना है। उन्होंने जिले में सभी तहसीलों में फूड पार्क लगाने की बात कही। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यशाला में पूंजी निवेशकों को निवेश में किस प्रकार छूट दी जाएगी, इसकी जानकारी दी। आज राजनांदगांव जिला में एक दिन का उद्योगपति के लोगों के साथ कार्यशाला था। सब तहसील में हमको फूड पार्क के लिए जमीन मिला है, उसको डेवलपमेंट करके वहाँ पर नौजवान लोगों को रोजगार, फूड प्रोसेसिंग में हमारा इमली, टोरा, महुआ और जो वनोपज है, जो इस आधार पर छोटे छोटे उद्योग लगाने का नीति हमारा सरकार तय किया है। 2019 से 2024 का जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में जानकारी देना और पूंजीगत निवेश में किस प्रकार से छूट दिया जाएगा, क्या क्या लाभ नई सरकार की नीति से उनको हो सकता है, उसके बारे में जानकारी के लिए आज का ये समागम किया गया। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसाइटी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनिर्मयन अधिनियम 2020 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अशासकीय विद्यालयों के फीस का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। साथ ही कहा गया है कि फीस निर्धारण का अधिकार सिर्फ विद्यालय प्रबंधन को है। राज्य शासन सिर्फ प्रवेश और एकेडमिक स्टैंडर्ड पर ध्यान दे सकती है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की डिवीजन बेंच में हुई है। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं बैठक में सरकार ने कहा कि हम कृषि कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। सरकार इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकती। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी का परिचालन शुरू किया गया। भिलाई के डी कैबिन से कोरबा तक ट्रेन का परिचालन किया गया। आपको बता दें कि 3.5 किलोमीटर लंबी फ्रंट ट्रेन वासुकी को 5 मालगाड़ियों से जोड़कर बनाया गया है। और इधर मुरैना जिले के चंबल की सीमा में राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने जंगलों में दबिश दी थी। पुलिस ने 1.25 लाख के इनामी डकैत केशव गुर्जर के साथ ओमवीर गुर्जर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है। ओमवीर पर 3 अक्टूबर को धौलपुर के केशव गुर्जर और पुलिस मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी थी। पुलिस ने घटना के बाद से ही चंबल में सर्चिंग अभियान चला रखा था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर ओमवीर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ओमवीर पर अभी एक ही मामला दर्ज है, पर केशव गुर्जर की अन्य वारदातों में उसके शामिल होने की संभावना है। पुलिस ने ओमवीर से एक 55 बंदूक, एक देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है।
इधर उज्जैन के राजेंद्र नगर निवासी नेवी के अधिकारी भास्कर पांडे का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। शिप्रा नदी के किनारे चक्रतीर्थ पर सेना के जवानों ने सलामी देकर अंतिम विदाई दी। परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ जवान की कैप भी भेंट की गई। आपको बता दें कि जवान भास्कर पांडे का गुरुवार को विशाखापट्टनम में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। आज उनके पार्थिव शरीर को उज्जैन के राजेंद्र नगर लाया गया, जहां से अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ग्वालियर व्यापार मेला आयोजन की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण कोविड के बचाव के लिए जगह जगह सैनिटाइजर स्टैंड बनाने की तैयारी में है, तो लोगों के बीच डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए नियम भी बनाए जा रहे हैं। डिस्टेंस का पालन कराने के लिए प्राधिकरण टीम की तैनाती करेगा। ये टीम मेले में घूमकर नियमों का पालन कराएगी। अधिकारियों का कहना है कि जिस दिन शासन की तरफ से मेला आयोजन का आदेश आएगा, उसके बाद से मेले में दुकान आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि इस मेले को देखने के लिए सिंधिया राज घराने के महाराजा अक्सर भेष बदल कर पहुँचते थे। ये मेला परंपरा, संस्कृति, आधुनिकता का बेहतरीन संगम माना जाता रहा है, मगर 15 से 20 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। सरकारें बदलने के साथ साथ मेले का भी स्वरूप बदलता चला गया। अभी कोई निर्णय शासन ने नहीं लिया है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, पर ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय कोविड के जो महामारी है, इससे पर हमने कंट्रोल पाया है और इस कंट्रोल को अगर और जारी रखना है तो पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखो, मेले के आयोजन को लेके स्थिति तो यथावत है। जब तक शासन वो प्रशासन के दिशा निर्देश नहीं आते, वो एक अधिकृत सूचना नहीं आती, तब तक क्या इस बारे में कुछ बोलना व्यर्थ। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई दूंगा कि जैसे ही वो भाजपा में गए, वो भाजपा के मुझे लगता है रंग रूप में बिल्कुल शामिल हो गए। उन्होंने पूरे ग्वालियर को प्रॉमिस किया था यहाँ पे आके कि तय सीमा के अंदर जो है मेला लग जाएगा। जैसा पूर्व कार्यक्रम होता था उसी प्रकार से आज देखिए किस प्रकार की अराजकता है। और इसी के साथ न्यूज राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।